हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा आज हम जानेंगे किसके बारे में, प्योर रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने पिछली क्लास में समझा था, अब अपने ने पढ़ लिया था यार कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक करना। बाउंस बैक करने का मतलब क्या होता है, टकरा के वापस चले जाना। और ऐसे सर्फेसेस जो ये चीज कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, मिरर, शीशा। शीशा, शीशे की बात हो रही है। अब जब आप शीशे की बात करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी गई। अगर मिरर की बात करते हैं, पहली बात, मिरर एकदम पॉलिश्ड और एकदम चटक प्यारा सरफेस होता है भैया, याद रखना। अब अगर सरफेस इर्रेगुलर होगा, जितनी इर्रेगुलरिटीज होती रहेंगी उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन उतना खराब होता चला जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस पॉलिश्ड होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन प्योर होगा। अब प्योर रिफ्लेक्शन कैसे कैटेगराइज करते हैं वो समझिएगा, ध्यान से देखिए। जब हम सरफेस की बात करते हैं, मान लीजिए ये रहा एक प्यारा सा सरफेस, ये ऐसे करके एक सरफेस है। मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसे पॉलिश कर दिया। यहां से देखिए मैंने इसे पॉलिश कर दिया। तो जब मैं बात करूंगा किसकी, प्योर रिफ्लेक्शन की, प्योर रिफ्लेक्शन की, तो इसका कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना बेटा। प्योर रिफ्लेक्शन में तीन चीजें बनती हैं। एक बनती है इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिए। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो गिरी। इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है जो चीज फॉल कर रही है। अब उसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कैसे करके इंसिडेंट रे बना दी। मैं कह रहा हूं भैया ये जो रे आ रही है आपकी, ये जो रे आ रही है आपकी, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब कौन सी रे, जो गिरी, इस पे गिरी, उस पे गिरी, लो गिर पड़ी, वो बिजली गिरी, बिजली गिरी, वही वाला जो गिरी। अब ये जो गिरी है इंसिडेंट रे, ये आपको क्या याद रखना है, पहली बात तो ये समझो बेटा। देखो अगर आप कह रहे हैं रिफ्लेक्शन प्योर है ना, तो कुछ एंगल्स को नापा जाता है। एक थ्योरी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना यार, जब आप एंगल्स की बात करते हैं ना, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल करती है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल करती है, वहां पर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, नॉर्मल, इमेजिनरी। अरे गुस्सा नहीं, एक ऐसी सीधी लाइन खींचते हैं जिसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल। अब आप कहेंगे सर नॉर्मल का वजूद क्या है, कुछ नहीं है भैया। नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है। अब पता है नॉर्मल क्यों बनाई गई, इसे ऐसे समझो, सरफेसेस जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही हो। सरफेस इंक्लाइंड भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी सरफेस हो सकता है। तो हर एक सरफेस में अगर मैं ये कह दूं कि इंसिडेंट रे का एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल, इतना तो पता है, दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, एक होता है वाई एक्सिस वर्टिकल। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये कौन सा आपका वाई एक्सिस। अब हो सकता है मिरर ऐसे रखा हो जैसे अभी रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल के अबाउट, तो तुम अगर इंसिडेंट रे ऐसे गिर भी रही है तो तुम ये वाला एंगल जो इंसिडेंट वाला है ये तो निकाल सकते हो। बट अगर यही इंसिडेंट रे जो है या फिर यही जो सरफेस है वो ऐसे की जगह ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालने मुश्किल हो जाते हैं। मतलब अगर मैं डिफाइन कर देता कि आपको इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से नापना है, मतलब आपको इंसिडेंट रे का एंगल अगर यहां से नापना है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अगर मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देता तो बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल से निकाला जाता है। अब अगर इसी सरफेस को इंक्लाइंड कर देता तो बेटा इंक्लाइंड कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल भी, तो हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगी। अब इसे ऐसे मत समझो, देखो ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा वर्टिकल और ये रहा तुम्हारा सरफेस। अब तुम्हारी इंसिडेंट रे मान लो कहीं ऐसे करके यहां से ऐसे करके आ रही है, ये आ रही इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे आ रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल एंगल ये है, ये रहा। उसको यहां पे शिफ्ट करोगे, ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करो, ये वाला एंगल निकालना है। अब इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए हमने एक नया कंसेप्ट बनाया किसका, नॉर्मल का। और हमने कहा भाई तू दिक्कत मत कर, जहां पे भी पॉइंट गिर रहा है ना, सरफेस ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इंसिडेंट रे ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, ऐसे गिरे, कैसे भी गिरे, जिस पॉइंट पर गिर रही है वहां पर एक सीधी परपेंडिकुलर बना दो, जैसे भी। अब वो सरफेस के साथ वेरी करेगी, जैसे कि देखो ये अगर आपने परपेंडिकुलर बना रखी है, इस सरफेस को अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो परपेंडिकुलर भी ऐसे हो जाएगी, ऐसे कर दूंगा तो परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगी, ऐसे कर दूंगा तो परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगी। ऐसे करते हुए जैसे जैसे सरफेस टेढ़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी परपेंडिकुलर भी टेढ़ी हो रही है। नॉर्मल, नॉर्मल ये होती है नॉर्मल। मान लेते हैं इस पॉइंट पे इंसिडेंट गिर रही है तो ये उस पे नॉर्मल जो है वो जैसे जैसे सरफेस टेढ़ा होगा वैसे वैसे नॉर्मल भी टेढ़ी होगी। इसीलिए हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई और उसको नाम दे दिया नॉर्मल। और याद रखना है जो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही जो हैं ये मेजर करे जाते हैं, मेजर करे जाते हैं किससे, नॉर्मल से। वेरी गुड, ये एक मेजर करते हैं हम किससे, नॉर्मल से। नॉर्मल से मेजर करे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ठीक। चलो भाई, चलो भाई, चलो, अरे मान जा, चलो ठीक है। हाँ अब देखिए, अब आपको क्या याद रखना है, ये गंदी गंदी छीछी हो गई यहाँ पे छोटी सी, इसको छीछी को हटा देंगे,
किसी को पता ही नहीं चलेगा हमने कुछ करा था यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूं आपको क्या याद रखना है, जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसे मैं कहता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई, एंगल का सिंबल ये होता है, उसके साथ आई लगा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना जो चीज बोल रहा हूं, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्योर हो इम्प्योर हो छोड़ दो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम कब कहते हैं लाइट रिफ्लेक्ट करी, जब ये एंगल आई, ऐसे मान लेते हैं ये टकरा के जो वापस गई, जो टकरा के वापस गई वो तुम्हारी कौन सी रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के वापस गई वो रिफ्लेक्टेड, जो टकराने आई वो इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड का जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर रिफ्लेक्शन हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, एंगल आई बराबर होगा किसके, एंगल आर के। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा लॉ आपका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो तीन रे आपने बनाई, इंसिडेंट, फिर आपने कौन सी बनाई, नॉर्मल, एंड कौन सी बनाई, जल्दी, रिफ्लेक्टेड। सर वेरी गुड सर, रिफ्लेक्ट नहीं करें, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ये तीनों जो हैं ये लाई करती हैं कैसे, इन सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, सामने जो दीवार है ना या फिर ये बोर्ड जो है, ये कौन से प्लेन में है, ये रहा एक्स, ऊपर की तरफ कौन सा है, वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन है। याद रखना तीन चीजें होती हैं ऐसे, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और एक बाहर की तरफ होता है जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस मिलकर, तीन एक्सिस मिलकर बनाते हैं स्पेस, दो एक्सिस मिलकर बनाते हैं क्या, प्लेन। प्लेन मतलब एरिया, जो आप एरिया निकालते हो उसमें हमेशा दो डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है, वॉल्यूम निकालते हो हमेशा तीन डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है, और एक अकेला मिलकर क्या बनाता है, एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब भी प्लेन की बात करेंगे तो अगर मैं दीवार को देखूंगा दो एक्सिस में एग्जिस्ट कर रही है, एक तो एक्स में और एक किस में, वाई में, तो ये प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो नॉर्मल भी इसी पे बनेगी और ये रिफ्लेक्ट होकर भी उसी में जाएगी। द इंसिडेंट, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट आई ऐसे, चलो मान लेते तुमने नॉर्मल भी ऐसे बनाई और वो टकरा के सामने की तरफ चली गई, सामने की तरफ चली गई मतलब किसी दूसरे प्लेन में चली गई है भैया, वो सामने की तरफ तो जेड एक्सिस होता है, बाहर की तरफ। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये दो कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों कैसे प्लेन में लाई करें, सेम प्लेन में। बस इतनी सी बात है। अब आपको यही चीज याद रखनी है बेटा, ध्यान से देखिए जरा, एक बार इसको वाइंड अप करते हैं, बहुत जोर की करेंगे, बहुत जोर की, किसी को पता ना चले कि हम पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं बताएंगे भाई साहब, पढ़ पढ़ के किताबें फाड़ देंगे, इतना पढ़ेंगे किसी ने सोची ना होगी। चलो भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान से समझिएगा, टॉपिक कवर कर रहे हैं। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो हम पढ़ चुके हैं, इतना वो मत करो। अभी आपको एक चीज बताई, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, हेंस मिरर्स आर कोटेड विद सिल्वर फ्रॉम बैक। पीछे से चांदी की परत लगा दी, कोट कर दिया, चांदी, चांदी नहीं है, सिल्वर नहीं है बेटा, चांदी की कोटिंग लगाओगे शीशे चोरी होने शुरू हो जाएंगे। सिल्वर कोटिंग का मतलब होता है पॉलिश, सिल्वर पॉलिश। चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जो हमने अभी देखा, देखो 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 देखो, ये री इंसिडेंट रे, ये री रिफ्लेक्टेड रे, ये री नॉर्मल, 3D में बना के हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें आता है। ये जो एंगल इसने यहां से नापा इंसिडेंट एंगल, ये जो नापा कौन सा एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ध्यान से देखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, बस ये कह रहे हैं। दूसरा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, हमेशा सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ये देखिएगा जरा, ध्यान से सुनिए। पहले इससे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आने से पहले एक और छोटी सी चीज रह गई जो बच्चों को कंफ्यूजन भी आती है, ध्यान से देखिएगा, इसको हटाओ जरा, छी। अभी मैं हमने बात करी कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह बराबर होते हैं, ये कर दिया पॉलिश। अब मैं कह रहा हूं भाई ऐसे आया था, ये इंसिडेंट थी, यहां तुमने बनाई नॉर्मल, मैंने अगर बोला 30 डिग्री है, मैंने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तुम कहोगे है 30 डिग्री। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर इसी पाथ को हम ऐसा बना दें, गेरा मिरर, और इस पे लाइट फॉल कर जाए सीधी, सीधी ही फॉल करके इंसिडेंट रे, बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनती है, नॉर्मल हमेशा सीधी जाएगी, ये रही नॉर्मल। ध्यान से देखो जरा
क्या तुम्हें नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में कोई भी एंगल दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ मत बोल देना, मैं आके फोड़ दूंगा वहीं आके। क्या आपको नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में कोई भी एंगल दिखाई दे रहा है यार? ये देखना जरा, जो कह रहे हैं सर दिखाई दे रहा है, थोड़ी बेल्ट लगेगी, नहीं और कुछ नहीं है। ये रही एक रे, इसी के साथ ये रही दूसरी रे, दोनों के बीच में कोई एंगल है क्या? पैरेलल रेस के बीच में कभी कोई एंगल होता है? नहीं। तो जो भी रेस कभी भी पैरेलल होंगी तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है? जीरो। और बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से नापा जाता है, तो अगर एंगल आई जीरो है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आर भी क्या होना चाहिए भैया? जीरो। और एंगल ऑफ आर भी अगर जीरो होगा तो इसका कहने का मतलब पता है क्या है? इंसिडेंट रे आई, टकराई और अपने पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली गई, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसी बनती है? सेम बनती है। ये हो गई रिफ्लेक्टेड और ये हो गई तुम्हारी कौन सी? इंसिडेंट। समझ गए? बोलो हाँ जी, थैंक यू। मैं अच्छा हूं ना बहुत, पता है मुझे। चलो भाई, अब ये वाला टॉपिक अपना खत्म होता है। अब इसके बाद तो मैं समझाता हूं व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से पहले समझो, देखो बेटा पता है एक ना बहुत कैडी चीज बता रहा हूं, किसी को बताना मत, किसी को पता लग गई तो तुम में उनमें फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम बात करते हैं पैरेलल बीम्स की, जैसे मान लो यहां से ऐसे पैरेलल बीम्स आ रही हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तीनों मान लेते हैं तीन इंसिडेंट हुई एक साथ, ये तीन रेज एक साथ इंसिडेंट हुई, तो ये तीनों ना रिफ्लेक्ट भी कैसे एंगल पे करेंगी? सेम पे। कुछ तो बात है मेरी डायग्राम में ना, कुछ कैड ही बनाता हूं। मतलब ये जो है, अब डिफरेंस हमें समझना है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड प्योर रिफ्लेक्शन। ये जो होता है बेटा वो क्या होता है? प्योर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर पैरेलल बीम्स आ रही है, पैरेलल बीम आ रही है लाइट की, तो वो सारी रिफ्लेक्ट भी कैसे करेंगी? सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट करेंगी, सेम एंगल पर। तो उसको आप कैसा रिफ्लेक्शन कहते हैं? प्योर रिफ्लेक्शन। जैसे कि ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, यहां पे सब जगह पे अगर नॉर्मल बनाऊंगा, एक नॉर्मल, दो नॉर्मल, तीन नॉर्मल, तो जो एंगल आई है वो सबके सेम है, जो एंगल आ रहे हैं वो भी सबके क्या होंगे? सेम होंगे। जो एंगल आ रहा है वो भी सबके क्या होंगे? सेम होंगे। ये चीज बोल रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन वो है जो हमने अभी पढ़ा। अब बात आती है, बच्चों को ना दिमाग में कुछ गलत बैठा दिया जाता है, वो सोचते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिसमें एंगल आई और एंगल आर अलग हो। ना भैया ना, गलती से भी ये मत लिख देना। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्शन ही है, उसमें दोनों लॉ फॉलो होते हैं। पहला लॉ क्या? पहला लॉ वही कि भैया इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर, और दूसरा लॉ क्या? नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। वहां पर भी फॉलो होते हैं। तो बात आती है दोनों में फर्क क्या है बेटा। अगर यहीं पर मैं बात करूंगा ना दूसरे रिफ्लेक्शन की, दूसरे रिफ्लेक्शन के मतलब आप कहेंगे सर दूसरा रिफ्लेक्शन कौन सा है? मैं कहूंगा बेटा डिफ्यूज्ड। आप कहोगे हाँ जी सर बताओ। तो जब मैं उसकी बात करूंगा ना, तो पहली बात तो यह समझना डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता कैसे है। जब भी आप बात करते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की, डिफ्यूज्ड, जब भी हम बात करेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की, तो पहली बात तो ये समझो ये होता है कैसे सरफेस से? ये होता है रफ सरफेस से। अगर सरफेस रफ हुआ तो रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा? डिफ्यूज्ड। अब इसका मतलब समझो, देखो ध्यान से देखना, ये ऐसे करके सरफेस ऊपर खावड़ सा हो रखा है, ऐसा ऐसा, ये थोड़ा, अब सरफेस महंगा कैसे हो गया? ये सरफेस जो है ये मान लीजिए ऐसे करके ऊबड़ खाबड़ हो रखा है, पॉलिश्ड नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, बट हाँ जी रिफ्लेक्शन कर रहा है। अब पता क्या होगा? जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी ना, थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं समझाने के लिए, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी वो चाहे आपस में पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल का मतलब है सारे आपस में पैरेलल है, बट बेटा जब नॉर्मल्स ड्रॉ करोगे ना तो तीनों की नॉर्मल अलग अलग बन जाएंगी अकॉर्डिंग टू सरफेस। मैंने कहा था नॉर्मल सरफेस के हिसाब से चेंज होती है। अगर सरफेस को थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा तो नॉर्मल भी टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ा ऐसे कर दूंगा नॉर्मल भी ऐसे हो जाएगी। तो ध्यान से समझना, जो इसकी नॉर्मल है, मान लेते हैं ये वाली सीधी बन गई, ये थोड़ा सरफेस टेढ़ा था, मान लेते हैं ये थोड़ा सरफेस ऐसे टेढ़ा था तो इसकी नॉर्मल ऐसे बना देते हैं, ये थोड़ा सरफेस ऐसे पीछे की तरफ को है तो इसकी नॉर्मल ऐसे बना देते हैं। ये समझो तीनों की नॉर्मल अलग अलग बनी, तो क्या टेक्निकली तीनों का एंगल आई जो है वो अलग हो गया, इसका एंगल आई, इसका एंगल आई और इसका एंगल आई। ये ध्यान से समझो बहुत ज्यादा, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आई क्या कर गए? डिफर कर गए, क्योंकि एंगल आई क्या होता है? वो एंगल जो इंसिडेंट ने नॉर्मल के साथ बनाया, और नॉर्मल डिपेंड करती है सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस सीधा सीधा था तो सारी नॉर्मल्स एक जैसी सीधी सीधी बन जाएंगी, बट अगर सरफेस ऐसे ऊबड़ खाबड़ है तो जहां पर रे गिरेगी उसके हिसाब से नॉर्मल डिसाइड होगी बेटा, ऐसे ये सारी नॉर्मल्स है।
ये चीज समझिए। अब यहां पर सारे एंगल आई अगर डिफर करेंगे ना, तो एक चीज समझना, ये रिफ्लेक्ट वैसे ही करेंगे, इंडिविजुअली सबका हिसाब सेम होगा। जैसे कि ये अब अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो इसका एंगल आई और इसका एंगल आर क्या होंगे, सेम होंगे। ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, इसका एंगल आई और इसका एंगल आर सेम होंगे। ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये कुछ इधर की तरफ चली गई, इसका एंगल आई और इसका एंगल आर भी सेम होंगे। बट इंडिविजुअली क्या सबका जो रिफ्लेक्शन है देखो वो अलग अलग हो गया। ध्यान से देखो, ये ऐसे आई, ये टकरा के यहां चली गई, ये ऐसे आई, ये टकरा के यहां चली गई, ये ऐसे आई, ये टकरा के ऊपर चली गई। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, जो पैरेलल था आ रही थी टकरा के सेम उसमें जा रही थी ऐसे। इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो उबड़ खाबड़ा आ रही है टकरा के ऐसे चली जा रही है, आ रही है टकरा के ऐसे चली गई, आ रही है टकरा के ऐसे चली गई। बट एक चीज गलती से भी अपने दिमाग में ये मत लिख लेना कि भैया एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं है। एंगल आई और एंगल आर बराबर यहां पर भी होते हैं। जितने एंगल पर आई है ना, उतना एंगल ही नॉर्मल के साथ बनाते हुए वापस भी जाएगी। अब क्योंकि तीनों के एंगल इंडिविजुअली अगर एक रे की बात करोगे तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। और वही चीज मैंने यहां पर ऐसे फाड़ फाड़ के नोट्स में लिखी है, सामने देखिएगा। इस चीज में कभी गलती मत कर जाना। आ रखा है क्वेश्चन एमसीक्यू में, सीबीएसई में, कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें कौन सा लॉ, क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कौन सा लॉ फॉलो नहीं होता। भाई साहब दोनों होते हैं, ध्यान से देखिए। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से सुनना, इट अकर्स ड्यू टू इर्रेगुलर सरफेस ऑफ बॉडी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑल्सो फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई साहब लिखा है मैंने सामने, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। कभी भी गलती से भी ये मत सोच लेना कि नहीं होते, होते हैं। इंडिविजुअली हर एक जगह होते हैं। तो क्योंकि वो भी रिफ्लेक्शन है भाई, नाम के पीछे रिफ्लेक्शन लगा है यार। अगर उसमें लॉ फॉलो नहीं हो रहा था तो मैं उसे रिफ्लेक्शन क्यों कहता। बस फर्क क्या है, इस केस में लाइट अलग अलग जगह फैल रही है और पिछले वाले केस में सिमेट्री में फैल रही थी। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहां पे हमारा दूसरा टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि भैया इमेजेस कैसे बनती है, हाउ इमेजेस आर फॉर्म। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं।